नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ विनीत। कल हमने असहयोग आंदोलन पर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई किसी काम को करने के लिए कहे और आप उस काम को सीधे सीधे नकार दें और प्यार से ही, ये माफ़ कीजिएगा, हम आपका काम नहीं कर सकते हैं, यही है प्यार से नकारना। तो यही चीज़ सविनय अवज्ञा कहलाता है, जो आगे चल के गांधी जी ने इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। समझते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर गांधी जी को क्यों जाना पड़ा। फरवरी 1922 में गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। और जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि गांधी जी ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि ये आंदोलन जो है वो हिंसक रूप ले चुका था। जगह जगह लूटपाट हो रहे थे, जिसके कारण गांधी जी परेशान हो गए थे और गांधी जी को लगता था कि जो सत्याग्रही हैं उनको विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया। कांग्रेस के जो कुछ नेता थे वो भी संघर्ष और जनसंघर्षों को कर करके थक गए थे, इसलिए उनका भी कहना था कि आप इसको वापस ले लीजिए। इस दौरान पूरे भारत में या कह सकते हैं पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था। किसान जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। कीमतों में गिरावट आ गई थी। किसानों को अपना सामान कम कीमतों में बेचना पड़ रहा था, यहाँ तक कि बेचने के लिए उन्हें बाज़ार भी नहीं मिल रहा था। वो फेंक दे रहे थे अपने सामानों को, वो फेंक दे रहे थे। इसी दौरान 1928 में साइमन कमीशन की एंट्री होती है भारत में और उसका स्वागत होता है साइमन गो बैक, साइमन भारत से वापस जाओ। इसी संघर्ष के दौरान लाला लाजपत राय को चोट लग जाती है, गंभीर चोट लग जाती है, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस दौरान वायसराय लॉर्ड इरविन का अक्टूबर 1929 को डोमिनियन स्टेटस का एक गोल मोल सा एक प्रस्ताव आता है, जिसमें कुछ जो उदारवादी नेता थे वो तो इसके पक्ष में थे, लेकिन कुछ नेता जो है इसके विरोध में भी थे। अब हम लोग इसको आगे देखते हैं कि दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं कर रहे थे। इस अधिवेशन में कहा जाता है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और पूर्ण स्वराज के संघर्ष की हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे। लेकिन जो यहाँ की जनता थी वो इतना परेशान हो चुकी थी, आर्थिक मंदी से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। अब गांधी जी को पूरे देश को एकजुट करते हुए आज़ादी की ओर पहुँचाना था। गांधी जी ने इसका एक उपाय सोचा और उन्होंने अंग्रेज़ों की अवज्ञा करने की घोषणा की। सबसे पहले उस समय उस दौर में नमक एक शक्तिशाली प्रतीक हुआ करता था, क्योंकि नमक के बिना रहना बहुत मुश्किल था और अंग्रेज़ों ने नमक पे बहुत सारा ढेर सारा कर लगाया था। अपने राजस्व का 10% वो इस कर से ही जमा कर लेते थे। और ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ ही कर लेते थे, मुग़ल काल में भी नमक पे टैक्स लगाया जाता था, जहाँ हिंदुओं पर 5% और मुस्लिमों पर 2.5% का टैक्स जो है मुग़ल लेते थे। अब हम लोग बात करते हैं अंग्रेज़ों की, ठीक है। अब अंग्रेज़ जो है प्रति मन यानी लगभग 82 पाउंड पे 1 से 4 रुपये, ज़्यादातर 4 रुपये का टैक्स जो है प्रति मन लेते थे। गांधी जी ने एक पत्र लिखा इरविन को और पत्र में कहा, उन्होंने पत्र में
करीब 11 मांगों का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे तो उनकी सामान्य थी और कुछ मांगे व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए थी। लेकिन उन्होंने एक मांग ये भी रखा कि नमक पर जो टैक्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और उन्होंने 11 मार्च तक का समय ब्रिटिश सरकार को दिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, सीधे नकार दी। महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर के साथ साबरमती से दांडी, जो लगभग 240 किलोमीटर थी, चलना शुरू किया साबरमती से, और हर दिन वो 10 किलोमीटर चलते थे और वो 24 दिन तक चलते रहे। इस बीच उनकी सभाएं होती रही और जहाँ वो रुकते थे वहाँ लोगों का हुजूम आ जाता था। उन्होंने स्वराज का सबको मतलब समझाया और ये भी बताया कि अवज्ञा हमको करनी है अंग्रेज़ों की सुननी नहीं है, कर नहीं देना है, लगान नहीं देना है, लेकिन उनसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, ये काम अहिंसा से करना है। इसके बाद आखिरकार 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और वहाँ पे वो नमक बनाते हैं। और नमक जब वो बनाते हैं तो उसी समय जो अंग्रेज़ी सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके कानून का उल्लंघन हो जाता है। और वहीं नहीं, उनके नमक बनाने के पश्चात देश के विभिन्न भागों में जो है सो इस कानून को तोड़ा जाता है और विभिन्न भागों में नमक को बनाया जाता है। इससे अंग्रेज़ी सरकार बौखला जाती है और कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। लाठीचार्ज होते हैं, लोगों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। आखिरकार बहुत सारी गिरफ्तारियां होती हैं। फिर जो अंग्रेज़ी सरकार थी, गांधी जी के सबसे नज़दीकी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लेती है। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात जगह जगह लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है और नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है। फिर से अंग्रेज़ लाठी बरसाते हैं, गोलियां चलाते हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं। अंत में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद लगभग करीब 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस के नेता और जो आम जन थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में गांधी जी को आंदोलन वापस लेना पड़ता है और इरविन के साथ एक समझौता होता है कि 5 मार्च 1931 को ये समझौता होता है कि महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त समझौता ये भी होता है कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, मतलब रिहा कर दिया जाएगा। और इसके बाद जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं तो इसी दौरान दिसंबर 1931 को वार्ता वो जो है वो टूट जाती है। गांधी जी वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके जो नज़दीकी थे गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू, इनको जेल में बंद कर दिया जाता है और कांग्रेस को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और गांधी जी फिर से आंदोलन को शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से गांधी जी शुरू करते हैं, लेकिन अब आंदोलन उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता है और धीरे धीरे 1934 में आंदोलन में मंदी आ जाती है और ये समाप्त हो जाता है। आइए अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं, कुछ इसके मुख्य बिंदुओं पे, और देखते हैं कि इससे क्या क्या प्रश्न निकल के आ सकता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बड़े प्रश्नों से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न खुद से क्रिएट करते हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।